दिन था 23 जून 1757। बंगाल में स्थित प्लासी की रणभूमि में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ये लड़ाई इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इतने विशाल साम्राज्य के स्वामी बनने वाले अंग्रेजों की नींव इसी लड़ाई के परिणाम स्वरूप रखी गई थी। और आगे 1764 की बक्सर की लड़ाई में बंगाल में ब्रिटिशों के पांव और भी मजबूत हो गए। उसके बाद 1765 में क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार और बाद में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल का पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हुआ। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए जमींदारी प्रणाली लागू की। कहा जाता है कि क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स का काल भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव और उसे मजबूती प्रदान करने की गतिविधियों का काल था, तो लॉर्ड वेलेस्ली का काल भारत में साम्राज्य विस्तार करने का काल था। रिचर्ड वेलेस्ली का जन्म 1760 को हुआ था। वह ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य था। आगे जाकर वह ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल बोर्ड का सदस्य भी हुआ। इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट और कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष डडांस के साथ भी उसकी करीबी मित्रता थी। 1798 ईस्वी में गवर्नर जनरल जॉन शोर की जगह लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। सहायक संधि। ब्रिटिश भारत में लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि लगाई, लेकिन इसके निर्माता लॉर्ड वेलेस्ली को नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसी तरह की प्रणाली भारत में अंग्रेज आने से पहले भी लगाई जा चुकी है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी आसपास के क्षेत्र के राजाओं से आंतरिक और बाहरी दुश्मन से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी की संधि थोप कर उनसे बदले में 1/4 की रकम वसूल करते थे। और पुर्तगालियों ने भी कुछ शर्तों पर भारतीय शासकों की सैन्य मदद करते थे। बंगाल में कंपनी का नियंत्रण स्थापित होने के बाद इसी नीति का प्रयोग किया गया। सहायक संधि। यह एक प्रकार की संधि है। उस वक्त भारत में जो छोटे बड़े राज्य थे, उन राज्यों के साथ अंग्रेजों ने सहायक संधि की। इस संधि के तहत राज्यों की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में लिया। जिस राज्य ने भी सहायक संधि स्वीकार की है, उस राज्य में कंपनी अपने सैन्य तैनात करेगी और उसके बदले में राजाओं को पैसा कंपनी का देना होता था। इसी को सहायक संधि कहा जाता है। सहायक संधि की शर्तें। जिस राज्य ने भी सहायक संधि स्वीकार की है, सैन्य का खर्चा उन्हीं राज्यों को करना पड़ेगा और उसके लिए कंपनी को पैसा देना होगा। जब पूरे पैसे ना मिलने पर कंपनी उस राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेती थी। दूसरी शर्त ये थी कि उन राज्यों का विदेशी व्यवहार भी कंपनी के हाथ में होगा। वह राज्य किसी भी अन्य राज्य के साथ संबंध ना रखे। किसी अन्य राज्यों के साथ मतभेद होगा तो उसमें कंपनी मध्यस्थता करेगी। और तीसरी शर्त यह थी कि जिस राज्य ने भी सहायक संधि स्वीकार की है, उन राज्यों ने अंग्रेजों के अलावा किसी और यूरोपियन को नागरिक और सैन्य सेवा में ना रखे। उस राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। अंग्रेजों की इस नीति को कई भारतीय राजाओं ने स्वीकार किया, जिसमें सबसे पहले 1798 में सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य निजाम बना। उसके बाद 1799 में मैसूर, तंजावर, सूरत और बाद में 1801 में अवध और कर्नाटक के निजामों ने सहायक संधि स्वीकार की। सहायक संधि के परिणाम। इस संधि की वजह से अंग्रेजों की तिजोरी में खजाना बढ़ने लगा, कंपनी की सैन्य शक्ति बढ़ती गई और ब्रिटिश साम्राज्य और भी शक्तिशाली होता गया। संधि के दौरान परिभाषित की गई राशि कंपनी को नहीं मिलती तो उस राज्य का क्षेत्र कंपनी अपने अधिकार में कर लेते और अपने साम्राज्य का विस्तार करते। सहायक संधि से राज्य की सुरक्षा का सारा भार कंपनी ने अपने कंधों पर लिया, जिसकी वजह से कई राजा अत्यंत विलासी जीवन जीने लगे। उन्होंने शासन व्यवस्था को अनदेखा कर लिया, जिसकी वजह से उनका शासन कमजोर होने लगा। उन राजाओं को यह भी नहीं पता चला कि कब अंग्रेजों ने उनके राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। सहायक संधि स्वीकार करने के बाद कई राजाओं ने अतिरिक्त सैन्य के कारण अपने ही भारतीय सैन्य को पद से निकाल दिया और वही सैनिक अंग्रेजों से बदला लेने के लिए 1857 की क्रांति में भी शामिल हुए थे।